हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12 के हिस्ट्री से चैप्टर नंबर 2 के प्रश्नों का उत्तर, जिसका शीर्षक है राजा, किसान और नगर। पाठ का पहला प्रश्न है, आरंभिक ऐतिहासिक नगरों में शिल्प कला के उत्पादन के प्रमाणों की चर्चा कीजिए। हड़प्पा के नगरों के प्रमाण से ये प्रमाण कितने अलग हैं, कितने भिन्न हैं? इसका उत्तर इस तरह से होगा। आरंभिक ऐतिहासिक नगरों का उदय 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में हुआ। इसके शिल्प उत्पादन निम्नलिखित प्रकार से थे। इस कालखंड में मिट्टी के उत्तम श्रेणी के कटोरे और थालियां बनाई जाती थी। इन बर्तनों पर चिकनी कलई जड़ी होती थी। इन्हें उत्तरी काले पालिश मृद भांड कहा जाता था, इसके नाम से जाना जाता था। नगरों में लोहे के उपकरण, सोने चांदी के गहने, लोहे के हथियार, बर्तन कांस्य व तांबे के, कांस्य तांबा एक प्रकार का मेटल होता है, हाथी दांत के समान, मतलब हाथी के दांत से जो बने हुई वस्तुएं, और शीशे, शुद्ध व पक्की मिट्टी की मूर्तियां भी बनाई जाती थी। भूमि अनुदान पत्रों से जानकारी मिलती है कि नगरों में वस्त्र बनाने का कार्य, बढ़ई के कार्य, आभूषण बनाने का कार्य, मृद भांड बनाने का कार्य, लोहे के औजार उपकरण बनाने के कार्य हुआ करता था। हड़प्पा के नगरों की तुलना हड़प्पा के शिल्प उत्पादों तथा आरंभिक ऐतिहासिक नगरों के शिल्प उत्पादों में काफी विभिन्नताएं यानी अंतर पाई जाती थी। हड़प्पा सभ्यताएं के शिल्प कार्यों में मनके बनाना, संग की कटाई, धातु कर्म, मुहर बनाना तथा बाट बनाना सम्मिलित है, परंतु हड़प्पा के लोग लोहे के उपकरण नहीं जानते थे। उनके उपकरण पत्थर, कांस्य व तांबे के थे। दूसरी ओर प्रारंभिक नगरों के लोग बड़ी मात्रा में लोहे के औजार, उपकरण इत्यादि वस्तुएं बनाते थे। पाठ का दूसरा प्रश्न है, महाजनपदों के विशिष्ट अभिलक्षणों का वर्णन कीजिए। इस प्रश्न का उत्तर इस तरह से होगा। इसमें पहला है, महाजनपद का विकास 600 ईस्वी पूर्व से 300 ईस्वी पूर्व के बीच हुआ। महाजनपद की संख्या 16 थी। इनमें से लगभग 12 राजतंत्रीय राज्य और 4 गणतंत्रीय राज्य थे। महाजनपदों को प्राय लोहे के बढ़ते प्रयोग और सिक्कों के विकास के साथ जोड़ा जाता है। और तीसरा है, ज्यादातर महाजनपदों पर राजा का शासन होता था, लेकिन गण संघ के नाम से प्रसिद्ध राज्यों में अनेक लोगों का समूह शासन करता था। इस तरह का प्रत्येक व्यक्ति राजा कहलाता था। महावीर और बुद्ध दोनों गण से आते थे। तीसरा है, गणराज्यों में भूमि सहित अन्य आर्थिक स्रोतों पर गण के राजाओं का सामूहिक नियंत्रण होता था। और चौथा है, प्रत्येक महाजनपद की एक राजधानी होती थी जो प्राय किलेबंद होती थी। किलेबंद राजधानियों के रख रखाव प्रारंभिक सेना और नौकरशाहों के लिए आर्थिक स्रोत की जरूरत होती थी। पांचवा है, महाजनपदों में ब्राह्मणों के लगभग 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व से संस्कृत भाषा में धर्मशास्त्र नामक ग्रंथों की रचनाएं शुरू की। अन्य लोगों के लिए नियमों का निर्धारण किया गया। शासकों का काम किसानों, व्यापारियों और शिल्पकारों से कर तथा भेंट वसूलना माना जाता था। संपत्ति जुटाने का एक वैध उपाय पड़ोसी राज्यों पर आक्रमण करके धन इकट्ठा करना भी माना जाता था। और धीरे धीरे कुछ राज्यों ने अपनी अस्थायी सेनाएं बनाई। नौकरशाही तंत्र के लिए तैयार किया गया। बाकी राज्य भी सहायक सेनाओं पर निर्भर थे, जिन्हें प्राय कृषक वर्ग से नियुक्त किया जाता था। पाठ का तीसरा प्रश्न है, सामान्य लोगों के जीवन का पुनर्निर्माण इतिहासकार कैसे करते हैं? इसका उत्तर इस तरह से होगा। सामान्य लोगों के जीवन का पुनर्निर्माण करने में इतिहासकारों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि सामान्य लोगों ने अपने विचारों और अनुभवों के संबंध में शायद ही कोई वृत्तांत छोड़ा हो। फिर भी इतिहासकार सामान्य लोगों के जीवन का पुनर्निर्माण करने का प्रयास करते हैं, क्योंकि इतिहास निर्माण में इन लोगों के द्वारा की गई अहम भूमिका निभाई गई है। इस कार्य को पूरा करने के लिए इतिहास विभिन्न प्रकार के स्रोतों का सहारा लेते हैं। इतिहासकार साधारण नागरिकों के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए ग्रंथों के साथ साथ अभिलेखों, सिक्कों और चित्रों का भी ऐतिहासिक स्रोत के रूप में प्रयोग करते हैं। वे सिक्के और चित्रों से भी साधारण लोगों के बारे में जानने का प्रयास करते हैं। अभिलेखों से प्रायः हमें साधारण लोगों की भाषाओं के बारे में जानकारी मिलती है। प्राकृत उत्तरी भारत में और तमिल दक्षिण भारत में सर्वसाधारण की भाषा होती थी।
उत्तर भारत में कुछ लोग पाली और संस्कृत का प्रयोग करते थे। भारतीय समाज के साधारण लोगों के बारे में वैदिक साहित्य में पर्याप्त जानकारी मिलती है। विभिन्न साहित्यिक साधनों से उत्तर भारत, दक्षिण भारत और कर्नाटक जैसे अनेक क्षेत्रों में विकसित हुई बस्तियों के विषय में जानकारी मिलती है। इससे ढक्कन और दक्षिण भारत में चरवाहा बस्तियों के भी प्रमाण मिलते हैं। इतिहासकार शवों के अंतिम संस्कार के तरीकों से भी साधारण नागरिकों के जीवन का चित्रण करते हैं। साधारण लोगों के शवों के साथ विभिन्न प्रकार के लोहे के बने उपकरणों और हथियारों को दफनाया जाता था। इतिहासकार साधारण नागरिकों के जीवन के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए दान संबंधी आदेशों और रिकॉर्डों का भी अध्ययन करते हैं। भूमि दान से संबंधित विज्ञप्तियों यानी इश्तहारों से कृषि विस्तार और कृषि के ढंग और उपज बढ़ाने के तरीकों के बारे में जानकारी मिलती है। भूमि दान के प्रचलन से राज्यों और किसानों के बीच के संबंधों की झांकी भी मिलती है। नगरों में रहने वाले सर्वसाधारण लोगों में धोबी, बुनकर, लिपिक, बढ़ई, कुम्हार, स्वर्णकार यानी सोनार, लोहार, छोटे व्यापारी और छोटे धार्मिक व्यक्ति आदि होते थे। पाठ का चौथा प्रश्न है, पांड्य और सरदार को दी जाने वाली वस्तुओं की तुलना दुग्गन गांव की वस्तुओं से कीजिए। आपको क्या समानताएं और असमानताएं दिखाई देती है? इसका उत्तर इस तरह से होगा। उल्लेखनीय है कि पांड्य और सरदारों और गुप्त सरदारों दोनों को समय समय पर अपनी प्रजा के द्वारा अनेक प्रकार की भेंट उपलब्ध होती थी। पाठ्य पुस्तक के स्रोत 3 और स्रोत 8 के अध्ययन से पता चलता है कि दोनों को मिलने वाली भेंटों में कुछ समानताएं और कुछ असमानताएं विद्यमान थी। समानताएं की बात करें तो जब पांड्य सरदार सेन गुप्त वन यात्रा पर थे तो उन्होंने अपनी प्रजा से हाथी दांत, सुगंधित लकड़ी, हिरणों के बाल से बने चंवर, मधु, चंदन, गेरू, सुरमा, हल्दी, इलायची, नारियल, आम, जड़ी बूटी, फल, प्याज, गन्ना, फूल, सुपारी इत्यादि महत्वपूर्ण वस्तुएं एवं फल फूल तथा बाघों के बच्चे, शेर, हाथी, बंदर, भालू, हिरण, कस्तूरी मृग, लोमड़ी, मोर, जंगली मुर्गे और बोलने वाले तोते जैसी अनेक महत्वपूर्ण पशु पक्षी भेंट में प्राप्त हुए हैं। इसी प्रकार गुप्त सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री प्रभावती गुप्त के अभिलेख से पता लगता है कि दुग्गन गांव के लोग अधिकारियों को घास, आसन में प्रयोग की जाने वाली जानवरों के खाल, कोयला, गांव में उपलब्ध खनिज पदार्थ, खदिर वृक्ष के उत्पाद, फूल तथा दूध इत्यादि भेंट में देते थे। इन दोनों उदाहरणों में महत्वपूर्ण समानता यह है कि लोगों द्वारा अपने अपने सरदारों को समय समय पर अनेक वस्तुएं भेंट में प्रदान की जाती थी। दोनों उदाहरणों में स्थानीय रूप से उपलब्ध वस्तुओं की भेंट दी जाने के संकेत मिलते हैं। असमानताएं की बात करें तो दोनों उदाहरणों में एक महत्वपूर्ण असमानता यह है कि पांड्य सरदार को मिलने वाली वस्तुओं की सूची गुप्त अथवा वाकटक सरदारों को मिलने वाली वस्तुओं की सूची से काफी अधिक विशाल है। प्रभावती गुप्त के अभिलेखों से पता चलता है कि वाकाटक अधिकार क्षेत्रों में राज्यों को मदिरा खरीदने और नमक हेतु खुदाई करने की राजसी अधिकारों को लागू करवाने जाने का भी अधिकार था, किंतु पांड्य अधिकार क्षेत्रों में ऐसा कोई उल्लेख नहीं मिलता। एक अन्य महत्वपूर्ण असमानता है जो हमें दृष्टिगोचर होती है, हमें पता चलता है यह कि पांड्य राज के लोगों ने नाचते गाते हुए ठीक उसी प्रकार सेन गुप्तवन का स्वागत किया जैसे पराजित लोग विजयी का आदर करते हैं। संभवतः पांड्य राज्य में लोग स्वेच्छापूर्वक अधिक से अधिक वस्तुएं अपने शासकों को भेंट के रूप में प्रदान करते थे। ऐसा लगता है कि वाकाटक अधिकार क्षेत्रों में लोग शासकीय अधिकारियों को दायित्व के रूप में भेंट प्रदान करते थे। पाठ का 5वां प्रश्न है, अभिलेख शास्त्रियों की कुछ समस्याओं की सूची बनाइए। इसका उत्तर इस तरह से होगा। अभिलेखों के अध्ययनकर्ता तथा विश्लेषणकर्ता को अभिलेख शास्त्री कहते हैं। अपने कार्य के संपादन में अभिलेख शास्त्रियों को निम्नलिखित समस्याओं का सामना करना पड़ता है, जिसमें पहला है अभिलेख शास्त्रियों को कभी कभी तकनीकी सीमा का सामना करना पड़ता है। अक्षरों को हल्के ढंग से उत्कीर्ण यानी उगाया जाता है, जिससे वो पढ़ पाने में मुश्किल होती है।
कभी कभी अभिलेखों के कुछ भाग नष्ट हो जाते हैं। इससे अक्षरों का लोप हो जाता है, जिस कारण शब्दों और वाक्यों का अर्थ समझना कठिन हो जाता है। कई अभिलेख विशेष स्थान या विशेष स्थान से संबंधित होते थे। इससे भी हम वास्तविक अर्थ को नहीं समझ पाते थे। एक सीमा यह भी रहती थी कि अभिलेखों में उनके उत्कीर्ण करवाने वाले विचारों को बढ़ा चढ़ाकर व्यक्त किया जाता था। अतः तत्कालीन सामान्य विचारों से इसका कोई संबंध नहीं होता। फलतः कई बार जन सामान्य के विचारों और क्रियाकलापों पर प्रकाश नहीं डाल पाते। अतः स्पष्ट है कि सभी अभिलेख राजनीतिक और आर्थिक इतिहास की जानकारी प्रदान नहीं कर पाती। अनेक अभिलेखों का अस्तित्व नष्ट हो गया या अभी प्राप्त नहीं हुए। अतः जब तक जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं वे कुल अभिलेखों का एक अंश है। अभिलेख शास्त्रियों को अनेक सूचनाएं अभिलेखों पर नहीं मिल पाती। विशेष तौर पर जन समान से जुड़ी गतिविधियों पर अभिलेखों में बहुत कम के बराबर लिखा गया है। अभिलेखों में सदा उन्हीं के विचारों को व्यक्त किया जाता है जो उन्हें उत्कीर्ण करवाते हैं। ऐसे अभिलेख शास्त्री को अत्यंत सावधानी तथा आलोचनात्मक अध्ययन से इनकी सूचनाओं को परखना जरूरी होता है।